कल दोपहर से पूरे देश में अगर आप थोड़ी भी न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो एक वर्ड है वो एकदम बज़वर्ड और कीवर्ड बना है, वो यूपीएससी रिजल्ट्स 2022। तो इस साल के यूपीएससी मतलब लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसका फाइनल रिजल्ट कल यूपीएससी ने जारी किया था और टॉपरों की लिस्ट तो आप देख चुके होंगे कि एग्ज़ाम किसने टॉप किया, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी, या किसी के जानने वाले होंगे उन्होंने उनका रिजल्ट चेक कर लिया होगा और बहुत सारी टॉपर्स स्टोरी भी आपके सामने अभी तक आ गई होगी। तो यूपीएससी के क्रम में उसी क्रम में 14th रैंक जिनकी इस साल आई है, ऑल इंडिया रैंक 14, कृतिका गोयल हमारे साथ है और उनकी जर्नी के बारे में और उनसे बात करेंगे कि मतलब क्या डिफिकल्टीज फेस करी, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या ऑप्शनल था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू लोगों का कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा गया, बोर्ड कैसा था, बोर्ड ने कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो कृतिका के बारे में यही शॉर्ट इंट्रो यही है कि उन्होंने लॉ ऑप्शन लिया था और फोर्थ अटेम्प्ट में उन्होंने ये एग्जाम एस किया है। अब वो फाइनली आईएएस बनने जा रही है। तो हेलो कृतिका। हेलो सर। तो कैसा लग रहा है वो होली, सो कॉल्ड होली पीडीएफ में नाम देखकर? अ, सर अभी थोड़ा वो सिंक इन नहीं हो रहा है कि अभी AIR 14 है और इस पेपर से बाहर भी एक बार निकल चुके हैं। तो अभी वो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है इस चीज के लिए। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और फैमिली और आपका रिएक्शन क्या था? सर मैं एक्चुअली सुबह से चल रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, पर फिर किसी ने ग्रुप पे लिखा था कि 4 बजे के बाद आएगा, तो 1 बजे तक तो फोन पे ही थे। और 1 बजे फिर मैंने सोचा अगर अब 4 बजे के बाद ही आ रहा है तो मैं नीचे गई और खाना वगैरह अच्छे से खाया, मम्मा पापा से बात कर रहे थे। तो जब तक मैं ऊपर आई और फोन पे बहुत सारी घंटियां बज चुकी थी, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके थे, सबके आ रहे थे बहुत बढ़िया किया, पर मैं देख रही थी रैंक कैसी होगी उस वक्त। तो एक बारी मैंने वो सारे फोन वगैरह साइलेंट किए और मैंने खुद PDF पे चेक करा और जोर से मम्मा को आवाज लगाई कि रैंक 14 है आपकी बार। तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, माँ का और पापा का रिएक्शन क्या तो मम्मा पापा को एकदम से यकीन नहीं हुआ और था? खुशी खुशी का ही माहौल था पूरे घर में। अच्छा, तो मतलब रैंक 14 और 4 अटेम्प्ट फाइनली, मतलब यस। वो एकदम ग्रूसम जर्नी और हार्ड वर्क, डेडिकेशन और इतना लंबा समय। तो वो जर्नी जो ये 4 साल की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब जो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं या दो जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मतलब वो कैसे तैयारी करें और वो आपका जो जर्नी रहा है उससे वो क्या सीखें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। अ, सर मेरा जर्नी 2019 में शुरू हुआ था और 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तो वो मुझे लगता है वो ऐसा अटेम्प्ट था जब मैं तैयारी भी नहीं थी, पर मैंने बस दे दिया था पेपर, सोचते हुए कि जैसे सब सोचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, बट मैं नहीं थी काबिल उस वक्त पेपर की। सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत मेहनत फिर से करी प्रीलिम्स निकालने के लिए, बट उस वक्त मैं CSAT मेरा नहीं हुआ और मैं 1 मार्क से उस वक्त रह गई थी CSAT। और उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया। थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पे काम किया, CSAT पे भी काम करा, मेंस पे उस वक्त काम कर चुके थे, पर वही मेंस में कुछ ना कुछ दिक्कत रह गई थी। और जब मार्कशीट पिछले साल रिलीज हुई तो मुझे दिख गया था 5 दिन रहते थे प्रीलिम्स को, इस साल के प्रीलिम्स को 2022 के। तो जब एक बार मार्कशीट आ गई थी तो मुझे पता लग गया था कि अब की बार ये गलतियां हैं, और सोच लिया था उस वक्त कि प्रीलिम्स तो अब की बार मैं पक्का ही निकाल रही हूँ और रोना नहीं है उस वक्त। तो जब मुझे याद है 30 मई के आसपास रिजल्ट निकला था पिछले साल, और मैंने सोचा आज रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना, और जिस दिन अब रिजल्ट आएगा उसी दिन रोएंगे। तो उस दिन 30 मई को रिजल्ट आया और 31 मई को मैं, आई थिंक 31 में या 30 मई को जब रिजल्ट आया, मैंने नेक्स्ट डे फिर सुबह सुबह किताब उठाई, 7 बजे की बात है मुझे याद है। और 4 दिन के बाद प्रीलिम्स था। फिर उतनी जोरों से प्रीलिम्स दिया। और मेंस के लिए अब की बार थोड़ी स्ट्रैटेजी रखी कि जितने भी ज्यादा टेस्ट हो पाए, जब तक हाथ ना टूट जाए तब तक टेस्ट देते रहो देते रहो। तो वैसा था। और इंटरव्यू का वही जितना प्रोसेस, 1-2 महीने की तैयारी वो इंटरव्यू की रही है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। अच्छा, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, एक सी सेट और एक मेंस की आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में बाद में बात करेंगे। सी सेट जब से आया उसको लेके बहुत चर्चा होती है, हाँ, मतलब उसमें जी। एक डिवाइड ये भी है कि वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड आईआईटी वालों के लिए वो इजी होता है, और आपका निकला भी नहीं पहले अटेम्प्ट में, आपने बताया। तो उसके बारे में यस। थोड़ा बताइए कि मतलब उसको कितना सीरियसली कैंडिडेट्स को लेना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, मतलब ऑन द साइड ऑफ जीएस आप सी सेट को नहीं छोड़ सकते। यस सर।
सर आई थिंक मैं सीसैट के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल होके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब वो 1 मार्क से रहा था, और मुझे याद है अक्टूबर 23 2020 को वो रिजल्ट आया जब मेरा सीसैट मुझे पता लगा नहीं हुआ। तो 2 महीने एक बारी वही यकीन में नहीं होता है कि अच्छा क्या गलती रह गई, क्या हो गया था उस वक्त। और बात ये थी कि मैंने सच में सीसैट की तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं सीसैट को। और उसके बाद फिर जब जनवरी 2021 से शुरू करा, मैंने इंश्योर करा कि रोज एक बुक आती है मोटी, अरिहंत की बुक थी वो। तो मैं रोज उससे प्रैक्टिस कर रही थी सुबह अपना जीएस की तैयारी करने से पहले। तो रोज सुबह 1 घंटा लगाया और सीसैट में एक एक टॉपिक देखना शुरू करा, पर ये प्रोवाइडेड जरूरी था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख। और यूपीएससी ऐसा क्या ट्रेंड है जो पूछ रहा है। इसमें ये भी समझ आया कि जो हम कॉम्प्रीहेंशन की हमारी स्ट्रैटेजी यूजुअली रहती है जब हम छोटे होते करते हैं, वो बहुत अलग रहती है। यहाँ पर यहाँ के कॉम्प्रीहेंशन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, और मेरे कॉम्प्रीहेंशन मुझे लगा था बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, कभी गलत नहीं हो सकता। बट यहाँ पर आके मेरी वो भी गलती रही। तो मैंने देखा जनवरी, तब मैंने उससे रोज 1 घंटा सीसैट को दिया, और अपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे इसके लिए, सीसैट के लिए। तो जितने मैंने जीएस के टेस्ट करे होंगे, तो उसके आसपास मैंने सीसैट के भी टेस्ट करे। तो दो चीजें, रोज प्रैक्टिस करना सीसैट के लिए, और उतने ही मॉक टेस्ट देना अगर सीसैट में दिक्कत आ रही है, स्पेशली फ्रॉम दोज जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। और एक वो अनलर्निंग वाला प्रोसेस कि आपने बोला कि मेरे को कॉम्प्रिहेंशन हम लोग लगता है स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन गलत हो गया। वो नहीं था। तो फिर मैंने वो समझा कि जितना वही एक्चुअली यूपीएससी आपकी सारी, अगर थोड़ी बहुत भी ईगो होती है, उसको सब खत्म कर देती है इस चीज को। तो मुझे लगा नहीं नहीं, इंग्लिश तो मैं बहुत वीक, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कॉम्प्रीहेंशन तो हमें आता ही है सब कुछ, तो कभी करी भी नहीं उसकी तैयारी। तो वो अनलर्निंग करी उस चीज की और कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना शुरू किया। कैंडिडेट्स के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अनलर्निंग का प्रोसेस बहुत जरूरी है, और खासकर सी साइड में भी, और जो टेस्ट सीरीज जो है वो तो है ही। अच्छा, आपकी यूपीएससी से पहले की जर्नी पे जाऊंगा मैं, स्कूलिंग और जी। कॉलेज और लॉ, और उसके बाद यूपीएससी का जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहा हो कि नहीं यूपीएससी अब देना है, तो वो कब से और कैसे आया, उसके बारे में बताइए। सर मेरी स्कूलिंग काफी डिफरेंट सिटीज में रही है, हरियाणा की बहुत सारी सिटीज में रही है, क्योंकि पापा की ऐसी जॉब थी। तो मैंने अपनी 10th हिसार ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल से करी। 12th मैंने सिरसा सेंट जेवियर से करी। 12th में मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था, और उसके बेसिस पे मेरा तब रैंक 360 था, और मेरे को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ। 2014 से 19 मैंने 19 तक मैंने 5 साल का अपना वहाँ बीए एलएलबी करी। और 2019 में और कॉलेज के आई थिंक लास्ट ईयर में आके मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी की एग्जामिनेशन को देना चाहूंगी। और इसमें किसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, क्योंकि मेरे भाई हैं जो कि इसी प्रोसेस में हैं, वो 2019 में निकले थे। मेरी कजन बहन भी हैं, वो भी इसी प्रोसेस में 2019 में निकली थी। और मेरे जीजू साथ में, वो सब तीनों ही 2019 बैच के हैं। और ऑल ऑल आर मेरे ऑल आर सिविल सर्वेंट्स। ऑल सिविल सर्वेंट सर। और मेरे ओके। साथ बैठ के जिसने तैयारी करी है वो मेरा कजन भाई है नितिश। और वो 2020 में उन्होंने ये परीक्षा क्रैक करी थी। तो इन सबको जब देखा, इन सबकी वर्किंग देखी कि अच्छा ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसने काफी मोटिवेटिंग फैक्टर करा। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मेरे फादर, आई थिंक मेरे फादर ने हम सबको मोटिवेट करा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आना या कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में आना। तो पापा से ये शुरू हुआ, और उसके बाद फिर भैया दीदी से, इन सब से ये शुरू हुआ। तो ऐसा रहा। अच्छा, तो आपने फादर का नाम लिया, फैमिली का रोल, फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है एग्जाम के लिए, और आपके साथ वो कैसे प्ले किया। तो फैमिली का रोल तो इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत टैक्सिंग प्रोसेस हो जाता है कभी कभी। तो जैसे मैं अपनी मदर को मेरी 3 AM फ्रेंड मानती हूँ। तो ऐसा होता है रात को कभी कभी बहुत रोना भी आता है इस प्रोसेस में। तो आप किसको, किससे बात करें, किससे बात नहीं करें उसमें। तो मैं हमेशा मम्मा के पास जाती थी। तो मम्मा उठ के तभी उठ के, अच्छा आज कैसा लग रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है, तो वहां पर थी। और पापा के साथ बड़ी लंबी लंबी वॉक्स पे जाया करते थे, मैं उन्हें सब कुछ सुना रही होती थी। उन्हें कुछ समझ भी ना आ रहा हो तो वो हाँ 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 बस करते रहते थे। तो ये मम्मा पापा के साथ तो मेरी जितनी भी 4 साल की वो रही है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सर्कल हो गया था, क्योंकि कट ऑफ ही थे, ज्यादातर दोस्तों से बात नहीं होती थी। तो मम्मा पापा मैं और भैया दीदी वगैरह, ये हम लोग का सब एक छोटा सा ग्रुप बन गया था। उसके बाद कोई और था नहीं वहाँ पर फिर। अच्छा, दोस्तों से कट ऑफ या वो सोशल ग्रुप में ना होने वाली बातें, और अभी मैं बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स का जो भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो मतलब मैं ये ट्रेंड भी रिवर्स होता देख रहा हूँ। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वो ऐसा कह रहे हैं कि बिकॉज वो लोनली जर्नी होती है, हाँ,
तो वो सोशल मीडिया से अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, तो वो सोशल मीडिया चलाते थे। हाँ, मतलब वो हाँ, टाइम उतना नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो जी जी एकदम डिस्कनेक्टेड नहीं थे। तो इस पे आप क्या बोलोगे? जी। वो सोशल मीडिया वाला जो एक ये होता है कि मैं एकदम कट ऑफ हो गया, सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। सर आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है घर पे। अगर मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स से मैं बहुत ज्यादा खुली हुई हूँ और बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी दोस्त से वैसी बात करूँ, मैं अपने मम्मा पापा से भी वैसी बात कर सकती हूँ। तो मुझे लगा फिर शायद सोशल मीडिया की जरूरत ना पड़े अब मुझे। तो फेसबुक वगैरह डीएक्टिवेटेड था, बट व्हाट्सएप जैसी चीजें वो जरूरी थी, क्योंकि आज जरूरी है कि, क्योंकि अगर आपसे किसी टीचर से बात कर रहे हैं, किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप जरूरी है। बट मुझे लगा वो वही पर्सन टू पर्सन है। मुझे लगा अगर मेरे को जितनी भी चाहिए हेल्प फ्रेंड से, वो मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं या भाई बहन दे रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड होना वो भी ठीक ही रहेगा। तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे कि वो काम कहाँ करता यस है, फैमिली या फ्रेंड कहीं पे भी। यस यस अच्छा, यस। तो जब प्रिपरेशन करने का सोचा, तो कोई भी मतलब वो जो इनिशियल जर्नी में आता है या सोचता है, तो एक चीज दिमाग में होती है कि वेदर टू ऑप्ट फॉर कोचिंग और नॉट, किसी गाइडेंस की जरूरत है या नहीं। तो उसका रोल क्या था आपके जर्नी में? और इन जनरल आप अगर कोई प्रिपरेशन करने वाला है या शुरू करने वाला है, तो उसको क्या बोलना चाहोगे? सर कोचिंग ऐसा था कि मैंने सोचा था कोचिंग तो नहीं लूंगी, बट ऐसा जरूर था कि जितने भी उनके वही जो मेरे भाई बहन के नोट्स थे, मैंने वो जरूर रेफर करे थे। तो इसीलिए मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक मेरे ऑप्शनल की बात है लॉ की भी, तो मुझे लगा कॉलेज में 5 साल लॉ पढ़ा है, तो वो उतनी जरूर मुझे हेल्प कर जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे टॉपर्स से जरूर बात करी थी मैंने। तो लॉ ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल लॉ में कोई इतना घर पे लॉ ऑप्शनल के लिए नहीं था, मेरे पापा जरूर थे जो लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, बट यूपीएससी के हिसाब से टॉपर से जरूर बात करी थी बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों ने उतनी ही हेल्प ही करी थी। तो टॉपर से बात करी और स्ट्रैटेजीज देखी बहुत सारी यूट्यूब पे भी कि कैसे पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल कैसे कर सकते हैं ये सब। तो कोचिंग नहीं ली, पर गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो मुझे टाइम टाइम पे टॉपर्स और अपने सीनियर से मिलती रही। अच्छा, कौन से टॉपर से बात करिए और कौन से टॉपर ने कौन सा गुरु मंत्र दिया था? सर बहुत सारे थे। आई थिंक लॉ ऑप्शनल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, तो लॉ ऑप्शनल में अ, एक सर जिन्होंने मुझे 2019 बैच के ही वो हैं, वो आईपीएस ही हैं अभी। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि कृतिका ऑप्शनल आपने लॉ तो पढ़ा होगा कॉलेज में। वो भरत सर हैं, भरत सर ने कहा आपने ऑप्शनल तो पढ़ा होगा जरूर, बट यहाँ यूपीएससी चाह रहा है कि बाकी सब तो सब लिख रहे हैं, आप ऐसी क्या चीज है जो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं पेपर पे, फाइंड दैट चेरी ऑन द टॉप। तो तुम्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, सबको यही पता है। पर तुम्हारा आंसर कितना ब्यूटीफुल है, कितना स्ट्रक्चर्ड वे है कि जब कोई पढ़े तो उसे लगे आज तो मजा आ गया। तो भरत सर मुझे याद है उन्होंने बहुत हेल्प करी। आर के गुप्ता सर हैं जिन्होंने एक फ्री इनिशिएटिव चलाया है व्हाट्सएप पे। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करते हैं, हमें पता लगता है कि ऐसे ऐसे जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी सौम्या शर्मा मैम हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देखी है। और प्रतीक तायल सर हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देखी है लॉ ऑप्शन की। तो बहुत सारे टॉपर्स जितने भी इस साल निकलते गए, वरुणा मैम, सबसे मैंने ये सीखा है कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा, ओके। अब थोड़ा एग्जाम के स्टेज पे बात करते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स। पिछले कुछ सालों से देखा गया है प्रीलिम्स, और वैसे भी वो मतलब उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो पेपर कैसा आएगा। मतलब कभी ऑप्शन में ही यूपीएससी खेल कर देता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जी पूछ लेता है, जैसे लास्ट ईयर ही था। तो जी प्रीलिम्स जी। की तैयारी और वो यूपीएससी की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको कैसे टैकल किया, और मॉक्स का क्या रोल है उसमें? अ, सर यूपीएससी की तैयारी में मैं कहूंगी कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी प्रिडिक्टेबिलिटी बन सकती है। वो जरूरी सिर्फ ये है कि आप कितने ज्यादा मॉक्स देके चाहिए। तो अगर मॉक्स जैसे, अगर मेरे को याद है 2021-22 में मैंने जितने मॉक्स 60 से 70 मॉक्स इस चीज के लिए दिए थे, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जब मैं उस एग्जामिनेशन में घुसूं मुझे पता हो कि आज मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। तो ये प्रैक्टिस वाला जो चीज थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, और ये मैंने एक टॉपर से ही, टॉपर टॉप से ही सीखा था। मुझे याद है विक्रम गरेवाल सर ने ये जरूर कहा था। वो 2019 में उनकी टॉक है ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा था वो जितने मॉक्स दे पाए उन्होंने उतने मॉक्स दी। तो ये बात मैंने गांठ बांध दी थी कि जितने मॉक्स हो पाए, तो 70 मॉक्स 80 मॉक्स मैंने उतने ही मॉक्स दिए। तो मॉक्स और उनकी एनालिसिस ये बहुत जरूरी था प्रीलिम्स के लिए। मतलब मॉक्स देने से ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करके उस पर काम करना कि जी मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। जी ओके। जी। और मेंस और आंसर राइटिंग पे मतलब क्या
मतलब क्या क्या किया, कैसी स्ट्रेटजी थी, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर मेंस के लिए स्ट्रैटेजी यही थी कि जितना लिख सकते हैं उतना लिखना है इस वक्त तो। और अब की बार मैंने कोशिश करी कि मैं 2 टेस्ट सीरीज लिख रही हूँ, और एग्जाम से पहले जो माहौल होता है वहां पर 9 से 12, 2 से 5, और बस पंखा चलना चाहिए उस वक्त, वो भी एक की स्पीड पे, क्योंकि वहां पर माहौल ऐसा ही होता है जब गर्मी भी लग रही होती है पर आपको वो 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट करना है। तो मेरा आइडिया यही था कि 9 से 12, 2 से 5 एक ही सीट पे बैठना है, और वही पंखा एक ही स्पीड पे होना चाहिए, ज्यादा कुछ सहूलियत भी नहीं होनी चाहिए। तो वो जरूर बनाना चाहिए। वो प्रैक्टिस जो होगी वहां पर जब आप घुसेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, पता होगा कि आज मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई मुझे लगा मेंस का कोई और तोड़ है ही नहीं। तो हर चीज की प्रैक्टिस, ऑप्शनल की है जितने टेस्ट लिखने हैं उतने लिखिए, मेंस की है उतने टेस्ट लिखिए। और उसके बाद मैंने अपनी वो रिफिल्स जो होती हैं वो सारी इकट्ठी करी थी कि हाँ आज मैं इतनी रिफिल्स जो हैं खत्म करी है मैंने उन 3 महीने में। तो वो सारी एक वो बनाया था। तो जितना रिफिल्स खत्म करते जाइए और लास्ट में बड़ा प्राउड फील होता है उस चीज के लिए। क्या बात है, रिफिल खत्म करने का प्रोसेस, आंसर राइटिंग। ओके। और मतलब अब आते हैं इंटरव्यू, जो मतलब उस पर बहुत चर्चाएं होती हैं, और ऐसे ऐसी सोशल मीडिया पे तो अलग अलग तरीके की चीजें सर्कुलेट होती हैं कि ये पूछ लिया, आपने क्या पहना है, कितनी बटन है। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्चुअल में? मतलब वो क्या डिमांड करते हैं वहाँ, मतलब कितना आप उस मोमेंट पे कोई सवाल का जवाब, या मतलब उस मोमेंट पे कैसे मौजूद हो, तो वो बताइए इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अ, जी सर। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बैलेंस्ड व्यू जो होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अभी इंटरव्यू के मार्क्स नहीं आए हैं, वो पता चलेगा कि कैसे मार्क्स मेरे भी रहे हैं, बट जितना मुझे समझ आया कि आप जितना बैलेंस्ड रहेंगे वहां पर उतनी ज्यादा वो चीज हेल्प करेगी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इंटरव्यू के टाइम पे ही हुआ था। तो किसी एक मेंबर ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा तो उन्हें वो सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे मुझे मेरे आंसर से। पर जरूरी ये है, मैंने ये सीखा था अपनी पिछली गलती से कि उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मुरझा जाऊं और मेरा मुंह बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए, पर फिर भी मुझे काम रहना है। तो काम रहना उस वक्त, क्योंकि वो प्रवोक करने की कोशिश करेंगे, बहुत बार कोशिश करेंगे, पर काम रहना उस वक्त और अपने आंसर को बहुत एक बैलेंस्ड वे में रखना। तो वो बैलेंस्ड वे और अपनी टोन जो है वो एक सही वे में रखते जाना, और आई थिंक वो बहुत मैनेजेबल हो जाता है उस वक्त इंटरव्यू। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड आपको कितना ईज आउट करने की कोशिश करता है अगर ऐसा होता है तो? सर इंटरव्यू बोर्ड बहुत ज्यादा कॉर्डियल रहता है, और इंटरव्यू बोर्ड पहले बिठा के अपने बोलता है कि आपको पानी पीना है, आराम से पानी पी लीजिए। बीच में भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो चेयरमैन जो सर रहते हैं वो जरूर आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो अगर कोई और मेंबर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो चेयरमैन सर आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं। और मेंबर्स भी जो साथ में होते हैं वो बड़े ध्यान आराम से आपका डैफ देख रहे हैं, डैफ के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर कुछ और भी चीज पूछ रहे होंगे वो ऐसी होगी जो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगी बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कॉर्डियल बोर्ड रहता है, और ऐसा कुछ नहीं रहता वो बहुत डराते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत आराम से आपको हैंडल करते हैं वो लोग। अच्छा, एक और चीज, डेफ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, और वो कितने ध्यान से फिल करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन, और आप में जो जो मतलब हॉबीज या जो भी चीज आप उसमें अपने बारे में लिख रहे हो, भर रहे हो, हाँ, उसके बारे में तैयार होना कितना इंपॉर्टेंट होता है? सिर्फ डैफ के लिए यही है कि जो आप सच में हैं वो लिखें। ये नहीं कि मैं बना दूं कुछ भी उस वक्त। अगर मेरी हॉबी कुछ नहीं है तो मैं उस वक्त अगर बना दूं उसमें तो वो दिखने लग जाएगा वहां पर, क्योंकि अगर किसी ने भी फिर वहां सवाल पूछा तो वो दिक्कत आ जाएगी और उससे बोला भी नहीं जाएगा। तो मॉक्स देना जरूरी है, बट ये भी होना चाहिए कि ओवरडू ना कर दें मॉक्स को। ये नहीं कि मैं बहुत सारा, मेरे हिसाब से ये सबकी पर्सनल स्ट्रैटेजी बहुत अलग रहती है। मेरे हिसाब से ये था कि मैंने अराउंड 3 से 4 मॉक्स दिए थे इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद 15 दिन के आसपास मैंने सोचा था अब कोई भी मॉक नहीं देना है, मैं नहीं जाऊंगी कोई भी मॉक देने। तो अपना ये होगा कि आप खुद मिरर के सामने बैठिए और करते रहिए। मेरे अगर मॉक जो भी रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, और मेरी फीडबैक भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, तो मेरे मॉक्स में मार्क्स कम ही आते रहे थे। तो 165 किसी ने कहा, किसी ने कहा 160 तक ही आएगा आपका। अच्छा, पिछली बार मेरा 179 मार्क्स थे टेस्ट में, इंटरव्यू में फाइनल। तो सब किसी ने कहा 165, 168, तो मेरे मॉक्स ज्यादा अच्छे नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने सोचा अब 20 दिन पहले मैं कोई भी मॉक नहीं दूंगी, और जो होगा मिरर के सामने प्रैक्टिस करूंगी। तो वो डैफ को जितना, एक एक वर्ड जो है मिरर के सामने बैठ के और एक एक चीज को बार बार बोलते रहना, अपने आप को और जानते रहना, तो वही बहुत ज्यादा जरूरी था डैफ और इंटरव्यू की। अच्छा, डेफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अगर दो कैंडिडेट्स को ले लें,
एक हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्टिव है, और एक दूसरी तरफ उतना नहीं एक्टिव है, मतलब दोनों पर्सनैलिटी हो सकती है। तो उसको इंटरव्यू बोर्ड कैसे इंटरप्रेट करता है, अगर वो दोनों पर्सनैलिटी, मतलब अगर मैं दे रहा हूँ, अगर मेरे पास उतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का वो नहीं है, हाँ, स्कोप नहीं है, हम्म, मैंने मैंने नहीं किया हुआ है, तो फिर वो हम्म। मेरे को कैसे जज करेगा, इसके बारे में बताइए। सर हॉबी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही आपका डैश में वो एक चीज आपको प्रोवाइड कर देता है कि कोई भी आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ आपका हॉबी रहे। बट अगर वो नहीं भी रहता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क ऐसा पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप बाकी सारी चीजों से फेमिलियर रहे। जैसे अगर मैं पिछले बार की अपने इंटरव्यू के बारे में बात करूं, मुझसे हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वहां पर मार्क्स एवरेज मेरे फिर भी आ गए थे। तो मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो सबने लॉ से ही क्वेश्चन पूछे, किसी ने इकोनॉमिक्स से पूछ लिए, आईआर से पूछ लिए। तो अब की बार कहूँ तो एक दो क्वेश्चन हॉबी से आया, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी हॉबी से नहीं था। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग हॉबीज डालने की कोशिश करते हैं उसमें, बट वहीं पकड़े जाते हैं वहां पर क्योंकि आपने वही सच नहीं लिखा होता। तो डजेंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट इफ अदर एरियाज आर स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन फिर भी हॉबीज, पढ़ाई से इतर हॉबीज होना जरूरी है, दैट्स एन वो एडवांटेज देयर। अगर आप कर पाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो ना हो तो फिर भी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है। अच्छा कृतिका, लॉ ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया, मतलब जो भी कैंडिडेट्स जो लॉ ऑप्शनल से तैयारी करने का सोच रहे हैं, उन वो कैसे प्रिपेयर करें, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मुझे लगता है पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं लॉ ऑप्शन में, क्योंकि रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, और अब की बार भी रेपिटेशन हुई थी। तो जब रेपिटेशन हो रही है क्वेश्चंस की तो उनके आंसर्स पहले से ही तैयार कर लेना। मुझे लगता है अब की बार लॉ ऑप्शनल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर मेरे पहले ही तैयार थे, तो मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे कॉपी पेस्ट करना था वहां जाके। तो एक आंसर जिसका ऑलरेडी तैयार है और मुझे पता है वो मेरा बेस्ट आंसर है, मुझे वहां पेस्ट कर देना है। तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली बात। दूसरी बात, लिमिटेड सोर्सेज रखना। बहुत सारे टॉपर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑनलाइन है। मैंने पर्सनली प्रतीक तायल सर की स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। तो उनका एक आर्टिकल था कि उन्होंने कौन कौन सी किताब रेफर करी, मैंने बस वही बहुत लिमिटेड वे में उन किताबों को रेफर करा, अपने स्मॉल नोट्स बनाए उसमें, उन नोट्स को भी बार बार रिवाइज करती रही उस चीज में, और लास्ट में जाके मेरे पास एक बहुत आई थिंक 40-50 पेज का एक चीज थी जो मैंने अपने पेपर से पहले पढ़ी। तो छोटे नोट्स बना लेना अपने लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट स्ट्रक्चर आंसर को कैसे करना है वो समझाता है। तो ये तीन चीजें ही बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपनी किताबें लिमिटेड रखना और साथ में स्मॉल नोट्स, और तीसरा मॉक टेस्ट देना अच्छे से उसी टाइम में 3 घंटे। नोट्स को कंसोलिडेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन यस सर, एनीथिंग, यस सर। क्योंकि आप तभी रिवाइज कर पाओगे। जी 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 सर। अच्छा कृतिका, इतनी लंबी जर्नी रही, 4 अटेम्प्ट, 5-6 साल जो भी, हाँ, तो कृतिका अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए क्या करती थी, मतलब नेटफ्लिक्स, टीवी सीरीज, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, आप क्या करते थे। तो मेडिटेशन ऐसी चीज थी जो मैंने 2020 में, जब मेरा मुझे याद है, जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट देना शुरू करा था तो बहुत ज्यादा एक बारी मेंटल प्रेशर आया था, मुझे लगा बहुत ज्यादा प्रेशर लगा। तो मेडिटेशन ऐसी चीज थी जो मैंने तब शुरू करी, वो आज भी मेरे साथ है, तो वो लंबी प्रोसेस में चलती रही। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस देख लिया करती थी। और नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसी चीजें होती थी जो मैं देखती थी, बट वो मेरा टारगेट ये होता था कि अगर मैंने प्रीलिम्स का स्टेज कंप्लीट कर लिया, तो वो 2-3 दिन रहते हैं मेंस की किताब उठाने से पहले, तो 2-3 दिन पहले अगर कोई मूवी आई हुई है जरूर देख लेती थी। अब मेंस जैसे खत्म हुआ था तब मेरा था कि अच्छा ठीक है अब मैं बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगी। पर बीच में जब ये प्रोसेस चल रहा है तब मैं अवॉइड करती थी वहां पर, क्योंकि वो ऐसी बात है कि अगर एक बार देखने लग जाओ तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रोसेस। तो सीरीज में मैं अवॉइड करती थी क्योंकि सीरीज में मन करता है फिर दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड, तो वो अवॉइड करती थी। बट जैसे स्टेज खत्म होती है किसी भी एग्जामिनेशन की, तब मेरा टारगेट होता था कि अच्छा अब मैं आज ये देख लूंगी। और बीच बीच में तो यही रहता था, रोज कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना, और मेडिटेशन और रनिंग। आई थिंक भागने चली जाती थी, मैं जरूर भागने चली जाती थी, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। इंटरेस्टिंग, फेवरेट टीवी सीरीज। सर फेवरेट टीवी सीरीज मेरी बिग बैंग थ्योरी है। ओह क्या बात है, ओके। और हाँ, फ्यू लास्ट क्वेश्चंस। रिजल्ट कल आया और प्रीलिम्स 28 को है, तो कृतिका प्रीलिम्स की जी तैयारी कर रही थी। सर, तैयारी तो कर रही थी मैं, पर आई वुड बी ऑनेस्ट ये थोड़ी हाफ हार्टेड तैयारी थी, क्योंकि ध्यान ध्यान थोड़ा सा रिजल्ट में भी पड़ा था कि अभी रिजल्ट आने वाला है। तो
एक दिन पहले ही, इनफैक्ट 22 तारीख को ही मैंने सोचा, ऐसे तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा और बहुत डर भी लग रहा था, तो सुबह से बैठ के अपनी दोस्त के साथ मैं मैप्स कर रही थी कि आज चलो मैप्स कर लेते हैं, बट इकट्ठे पढ़ते हैं ताकि ध्यान ना जाए रिजल्ट में। तो वही थोड़ा सा ध्यान लग भी नहीं रहा था पढ़ाई में, बट जैसे तैसे करके अपने को पुश तो कर रही थी। तो प्रीलिम्स तो देना था 28 को, अगर आज ना होता। ओके, थैंक गॉड यू आर ऑन द अदर साइड। तो 28 को जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए कृतिका गोयल क्या कहेंगी? सर उनके लिए जरूरी ये है कि जितनी अब प्रैक्टिस होनी थी वो हो चुकी है इस वक्त। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है वहां पर, क्योंकि अब की बार भी ऐसा होगा कि यूपीएससी में कुछ ना कुछ अलग होगा हर बार के प्रीलिम्स में। स्पेशली 2018 से देखा जा रहा है, कुछ ना कुछ हर बार अलग होता है प्रीलिम्स में। 2018 से मुझे लगता है और भी टफ साइड पे हो गया। तो अगर आप पेपर को देखते हैं उसमें से ऐसा होगा कि 20 क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 70 से 80 क्वेश्चन आपके ना हो। तो उन 20 क्वेश्चंस को भूल जाना है, क्योंकि यूपीएससी वही कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। पिछली बार एनी 2 पेयर, एनी 3 पेयर, एनी 4 पेयर का नया ट्रेंड था। अब की बार कुछ और होगा, पर वो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही होंगे और 80 क्वेश्चन सिर्फ आपके ही हैं। तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर यूपीएससी स्ट्रांग है, यू हैव टू कम आउट मोर स्ट्रोंगर दिस टाइम। तो बस उस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, सो यू हैव टू बी स्ट्रोंगर, जैसा कि कृतिका ने बोला। और बाकी अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो मॉक्स और पढ़ाई का कितना रोल है वो तो कृतिका ने बताई। थैंक यू कृतिका हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इन फ्यूचर भी अगर कुछ होता है तो विल जरूर कनेक्ट। आपको आपको श्योर। कृतिका से ये बातचीत कैसे लगी आप कमेंट्स करके बताइए। देखते रहिए दिल टॉप। धन्यवाद।